जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 11th क्लास के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। जो हमने पहला टॉपिक था वो कवर कर लिया था और वो था सेट्स, समुच्चय जिसको हिंदी में कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में बात आ रही होंगी और बुक्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एनसीईआरटी में फॉलो कर रहा हूँ, ऑनलाइन अवेलेबल है, इस वजह से जो है कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं व्यू में दिक्कत आ रही हो तो आप ऑनलाइन जो उसकी सॉफ्ट कॉपी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें जैसे हम सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वैसे जो है कीजिएगा। कुछ कमेंट्स हमें प्राप्त हुई हैं कि सर दिख नहीं रहा है, तो इस वजह से अब इस बार से हमने क्या किया है, सेकंड चैप्टर से जो रिकॉर्ड हो गया है उसमें तो बाद में जब कभी चेंज टाइम मिलेगा तो फिर चेंज करेंगे। अदरवाइज क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन पहले से लिखे ले रहा हूँ, उसी बुक से एनसीईआरटी बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप उस बुक में जा करके एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस चैप्टर के आगे जो भी आपको टॉपिक कवर कराए जाएंगे, आपको पार्टीशन जो बोर्ड दिखाया जाता था वो नहीं दिखाया जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट लिखे होंगे, उनका क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, उसके बाद आप बुक से जा करके देख करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं। सेट्स का हम यूज देखते हैं कि कहाँ यूज करना है, और इस चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश में डाल लीजिए हेडिंग रिलेशंस एंड फंक्शंस। एनसीईआरटी क्लास 11th है, चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। हिंदी में इसको कहते हैं संबंध और फलन। हिंदी वर्ड थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन आदत हो जाएगी। हिंदी मीडियम वाले भी घबराएंगे नहीं, सिर्फ मीनिंग ध्यान रखेंगे कि फलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप हायर स्टडी में जाएंगे इंग्लिश इज मोर इजियर देन हिंदी। ठीक, तो एक भाषा ही है, कुछ उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाषा को किसी भी स्तर पर आप सीख सकते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिस की बात होती है और कुछ नहीं। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस एनसीईआरटी का है, ये है चैप्टर 2 और क्लास 11th की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2। ठीक, ये सेट्स का एप्लीकेशन है, जो अभी तक हमने सेट्स पढ़ा। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये एक सेट है। बी कोई दूसरा सेट है, मान लेते हैं ए बी सी डी, ऐसा। ठीक, अब यहां पर हमें एक बात आती है कि जब हम सेट पर ऑपरेशन करेंगे तो एक ऑपरेशन तो हमने यूनियन और इंटरसेक्शन का पढ़ा था। यूनियन का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट से किसी भी सेट का यूनियन ले सकते हैं, और या दो सेट का यूनियन हो तो उसमें मैंने डिफिनीशन ये पढ़ी थी कि ऐसे एलिमेंट लेना है जो एक में भी हो तब भी आएंगे, दो दूसरे में भी हो तब भी आएंगे, मतलब दोनों को कंबाइंड कर देना है। लेकिन कंबाइंड करते समय ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वन यहाँ भी है यहाँ भी है तो यूनियन लेने पर वन दो बार आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, इंटरसेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो दोनों में कॉमन हो वही इंटरसेक्शन होता है। अब यहाँ पर ऑपरेशन में हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, और उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए यहां पर पहले लिखा है तो इसके एलिमेंट भी पहले लिखे जाएंगे, बी बाद में लिखा है इसके एलिमेंट भी बाद में लिखे जाएंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो अगर मैं ये कहूं ए क्रॉस बी तो कैसे लिखा जाएगा, पहले ए के एलिमेंट 1, तो 1 का बाकी सबसे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लीकेशन को यहां पर कामा में लिखते हैं 1 कॉमा ए, फिर 1 का बी के साथ, फिर
1 का सी के साथ, फिर 1 का डी के साथ, 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद 1 के आगे ए में क्या है 2। कहने का ये मतलब है इस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कि जो भी सेट पहले लिखा जाएगा उसके एलिमेंट हमेशा पहले लिखे जाएंगे। ठीक, 1 का हो गया। अब 2 के साथ, अब 2 के साथ हो गया, फिर 3 के साथ, थ्री के साथ हो गया, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ। सभी का हो गया। यहां पर कितने एलिमेंट हैं? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इन सेट ए 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 5। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? 5 इंटू 5 25। 25 होने चाहिए, आप गिन लीजिए, 25 ही होंगे। तो पहला फार्मूला आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो जिस सेट का दूसरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस आर्डर में लिखे होंगे उसी आर्डर में उनके एलिमेंट भी लिखे जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये जो आर्डर में एलिमेंट लिखे जाते हैं, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। इसको ऐसे ही याद रखिएगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड या रिटन इन पर्टिकुलर ऑर्डर। अब हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए या 4 को 2 से, रिजल्ट एक ही आएगा। यहां पर ऐसा नहीं है। अगर मैं B क्रॉस A लिखता हूं तो B के एलिमेंट पहले आएंगे। A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5। एक B के एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए, फिर इसी तरह दूसरा एलिमेंट है, ऐसे ही करते जाइएगा। तो याद रखिएगा कि A1 इज नॉट इक्वल टू 1A। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर क्या हो गया है? बदल गया है। जो जिस ऑर्डर में लिखा गया है सेट, उसी ऑर्डर में उसके एलिमेंट आएंगे। अगर बी पहले लिखा गया है तो बी के एलिमेंट हर जगह पहले आएंगे। तो यहां से एक चीज और याद रखिएगा। पहला चीज तो हमने क्या याद रखा कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे किसे कहते हैं। दूसरा, अगर एक सेट में एलिमेंट कुछ हैं, दूसरे सेट में कुछ हैं, तो उनके मल्टीप्लिकेशन में कितने एलिमेंट होंगे ये हमने देख लिया। ये फार्मूला कि अगर एलिमेंट इन सेट ए इज पी, element in set B is Q, then element in set A cross B is equal to PQ। 5 इंटू 5। यहाँ पर एलिमेंट्स पूछ रहा है, नंबर्स पूछ रहे हैं, इस वजह से चाहे A क्रॉस B का नंबर पूछे चाहे B क्रॉस A का, बात एक ही है। ठीक। दूसरा हमने देखा कि ऑर्डर पेयर को ऑर्डर्ड पेयर इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वो एक निश्चित ऑर्डर पर क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। उनका हम ऑर्डर चेंज नहीं करते। तो याद रखिएगा कि सेट के केस में A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। इसका कारण क्या है? ड्यू टू ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर के कारण, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ही होता है कि उनको एक निश्चित क्रम में रखा गया है, उनका आप क्रम चेंज नहीं कर सकते। ठीक। तीसरी बात, ये दो चीजें तो ये हो गई।
इसमें तीसरी बात इस चैप्टर में आपको ये ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल किया जाए, कहा जाए कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये हर एक एलिमेंट अपने ऑर्डर के अनुसार इक्वल होगा, मतलब A इज इक्वल टू सी होगा और B इज इक्वल टू डी। अगर ऐसा है तभी इन ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं है, मतलब आप ये कहिए कि 1 2, क्या 2 1 के इक्वल है, तो कभी नहीं है। ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल। ठीक, तो तीन चीजें हमें बेसिक यहां पर सीखने को मिली। अगर दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाते हैं। जिस क्रम में क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर लिखा है उसी क्रम में उनके एलिमेंट आएंगे। पहली बात, उन एलिमेंट्स को कहते क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि उनका एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम को आप चेंज नहीं कर सकते। और थर्ड बात कि अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट अपने दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेम स्थान के एलिमेंट, सेम प्लेस के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो कभी भी ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल नहीं होंगे। और चौथी बात कि अगर एक सेट में एलिमेंट ए है, दूसरे सेट में बी है, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट की संख्या ए इंटू बी होगी। बात समझ में आ गई? ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है पहली एक्सरसाइज के लिए। ठीक, तो आज हम लोग पहली एक्सरसाइज ही करेंगे, इस वजह से हमने ये आपका बैकग्राउंड था, ये हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। जो छूट जाएगा वो एक्सरसाइज में आ जाएगा। तो चलते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल के तौर पर आपकी बुक में है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में ले लिया। ये क्या कह रहा है कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो मैंने आपको बता दिया कि ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, और ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। इक्वल कर दीजिए। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 3। तो x और y की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P की वैल्यू है ए बी सी, तीन एलिमेंट हैं, और Q में एक एलिमेंट है R। फॉर्म्स द सेट पी क्यू। हमें सेट P क्रॉस Q बनाना है और Q क्रॉस P बनाना है, और पूछ रहा है कि आर दे इक्वल, क्या वो इक्वल हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इक्वल कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स चेंज हो जाएंगे। P क्रॉस Q का अलग होगा और Q क्रॉस P का अलग होगा। तो सबसे पहले P क्रॉस Q निकाल लेते हैं। यहाँ से देखने से ही नज़र में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर अगर तीन एलिमेंट है, यहाँ पर एक है, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 कितना आना चाहिए, तीन एलिमेंट अंदर होने चाहिए, मतलब तीन ऑर्डर्ड पेयर्स ब्रैकेट के अंदर होंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए का मल्टीप्लाई पहले कीजिए। पी पहले लिखा है तो पी के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, फिर बी का, फिर सी का। ये क्या हो गया, पी क्रॉस क्यू। क्यू क्रॉस पी निकालिए। क्यू पहले लिखा है तो क्यू का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर कॉमा ए, आर कॉमा बी और आर कॉमा। क्या ये इक्वल हैं? कभी नहीं इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ही होता है कि वो पेयर ऑर्डर में रखे गए हैं, एक निश्चित क्रम में रखे गए हैं। उस क्रम को हम और आप चेंज नहीं कर सकते जब तक कि उनका ऑपरेशन हम चेंज ना करें। ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस। ठीक, नेक्स्ट। ये आपका क्वेश्चन है, दिख रहा है। चलिए, ए बी सी दिया गया है। ठीक, हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए।
फिर ए के साथ क्रॉस ले लीजिए, तो निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, एक ही एलिमेंट कॉमन है। अब ए के साथ इसका प्रोडक्ट ले लीजिए, तो ए ये है, बी क्रॉस सी ये है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1,4, 2,4 और 3, ये आपका पहला जो कह रहा है वो आपने निकाल लिया। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं, रटना नहीं है। बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी अब निकाल लेते हैं। यूनियन का क्या मतलब है? ऐसा एलिमेंट जो दोनों में किसी भी एक में हो तो लिख देंगे, कहने का ये मतलब है दोनों को मिला लीजिए। 3 4, 4 यहाँ भी है, 4 को एक बार लिखना है, तो यूनियन में हो जाएगा 3 4 5 6। इसका क्रॉस किसके साथ लेना है? ए के साथ, ए पहले रखना है। तो ए क्रॉस बी यूनियन ठीक, ए 1 2 3 क्रॉस 3 4 5, प्रोडक्ट लीजिए, तो 1 3 1 4 1 5 1 6। यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? 3, और यहाँ पर कितने? 4। तो 4 इंटू 3 कितना होना चाहिए? 12। तो यहाँ पर 12 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलेंगे। तो ये तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 3 4 3 5 3 6। बात समझ में आ गई? तो ये वैल्यू भी निकल गई। अब क्या कह रहा है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए में कितनी एलिमेंट हैं? 3, और बी में कितने हैं? 2। तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 6। तो ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते हैं। क्या बनेगा? 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ये क्या निकला? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। ए वो ये है, सी ये है, तो क्या मिलेगा? 1 4 1 5 1 6। फिर 2 4 2 5 2 6। फिर अभी 3 बाकी है, 3 4 3 5 3 6। अब हमें क्या लेना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन हमेशा एलिमेंट देखना है। 1 4 कॉमन हुआ, तो क्या हो जाएगा? 1 4। और क्या कॉमन है? 1 5 है कॉमन? नहीं है। 2 4 कॉमन है, 2 4 कॉमन ले लीजिए। और क्या कॉमन है? 3 4 कॉमन है, तो 3 4 कॉमन ले। और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो ये आपका इस पार्ट का
अब हमें क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट में, इसका यूनियन। यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो इसमें हो, मतलब दोनों को कंबाइंड कर देना है, एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है। ठीक, तो इंटरसेक्शन निकल गया, अब यूनियन निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस, चलिए पहले इसके एलिमेंट लिख दीजिए और जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। आगे आप कंटिन्यू लिखते रहिएगा अपनी कॉपी में, अब यहाँ पर आगे जगह नहीं है। तो 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6, ये आपका क्या है, यूनियन। जो कॉमन उसको एक बार लिखना है बस, बाकी उसके भी जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो लिख दीजिए और इसके जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो लिख दीजिए। यूनियन की डिफिनीशन आपको बता चुके हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, अगर P सेट दिया गया है 1 2, दो एलिमेंट है, तो हमें P का 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। इसका क्या मतलब है, पहले हम एक बार निकाल लेते हैं। तो 1 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 2 से ही। तो 1 1 1 2, फिर 2 1, फिर 2 2। इसके एलिमेंट कितने हैं, दो। तो जब P इंटू पी करेंगे तो 2 × 2 4, यहाँ पर 4 एलिमेंट आपको मिलेंगे, मिल रहे हैं। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से P से। तो क्या आ जाएगा, 1 1 1। फिर क्या आ जाएगा, 1 1 2 1 2 1 1 2। कितने हैं, 4 और वो 2, 8। 8 सेट होने चाहिए, फिर 2 से। 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2। ये आपका आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फटाफट क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे, बस अपना कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहां पर उल्टा कह दिया है, हमें प्रोडक्ट दिया गया है ए क्रॉस बी। स्वाभाविक सी बात है कि जो इसमें पहले एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, ए के। तो ए का क्या हो जाएगा, पी, इधर से यही पी लिखा है, फिर लिखा है एम। तो एक एलिमेंट क्या हो गए, पी और एम। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, पी। जो दूसरे एलिमेंट होंगे वो देखिए, क्यू आर। यही आपसे पूछा है। ठीक, ये हम कैसे जाने, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ऑर्डर्ड पेयर में जिस ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन है उस सेट के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे। तो अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो इसके पहले एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, ए से। अब ए में पी 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, इस वजह से एक बार पी ले लिख लिए, एक बार एम लिख लिए। सिमिलरली दूसरे एलिमेंट में यही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है। अब जो हमने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट सीखा, उसी को अप्लाई कीजिए। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इक्वल कर दीजिए। तो x/3 + 1 = 5/3। तो x/3 = 5/3 -1। ये कितना हो जाएगा, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x =
उसको इक्वल कीजिए, तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3, y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, y इज इक्वल टू 3/3 मतलब 1, y की वैल्यू 1 और x इक्वल टू 2। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B 3 4 5, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। सीधी सी बात, ये A में कितने एलिमेंट हैं? 3, और B में कितने एलिमेंट हैं? 3, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? 3 इंटू 3, टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 9। ये हम जान चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट, G दिया है, H दिया है, फाइंड G क्रॉस H। बहुत ही सिंपल है, G क्रॉस H क्या हो जाएगा? G के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, G में कितने एलिमेंट हैं? 2, H में कितने हैं? 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 6, टोटल 6 एलिमेंट होने चाहिए। अब 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8,5, 8,4 और 8, ये क्या निकला? G क्रॉस H। सिमिलरली आप क्या निकाल लेंगे? H क्रॉस, तो क्या हो जाएगा? 5 7 5 8, पहले H के एलिमेंट आएंगे, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स में, फिर 4 7, फिर 4 8, फिर 7, फिर 2 8। क्या दोनों इक्वल हैं? तो क्या बताइएगा? इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑर्डर्स फिक्स हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, 1 A क्रॉस A क्रॉस A, इसको भी वैसे ही कर लीजिएगा, ये तो एक बार करके दिखा देते हैं। A क्रॉस A -1 -1 -1 1, फिर 1 -1, फिर 1 1। ठीक, A में कितने एलिमेंट हैं? 2, तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे? 4, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको लिखे हैं। फिर इसको फिर से A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? -1 -1 -1, पहले सबको -1 से कीजिए, -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1, फिर 1 से 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 2, तो ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो कितने एलिमेंट होने चाहिए? 8। देखिए यहाँ पर 8 एलिमेंट हैं, अगर हैं तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। सीक्वेंस जरूर ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस चेंज मत कीजिएगा। चलिए, वही चीज A क्रॉस B दिया है, अब हमें A और B निकालना है। A क्रॉस B का मतलब पहला एलिमेंट A से बिलोंग करेगा, तो पहला एलिमेंट लिख दीजिए A एक बार लिख चुके हैं, दोबारा मत लिखिएगा। फिर B की वैल्यू क्या हो जाएगी? दूसरा एलिमेंट X, डायरेक्ट। ठीक, ये देखिए, ये हमें वेरीफाई करना है कि दिस इक्वल टू दिस, तो सबसे पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लीजिए। दोनों में क्या कॉमन है ये देख लीजिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फाई आ जाएगा। A के साथ फाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब शून्य के साथ किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? शून्य ही हो जाएगा, नल मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब इसको देखते हैं, ये तो क्या था? लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले पहले का। राइट साइड में देखते हैं,
राइट साइड में क्या हो जाएगा, पहले क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जरा निकालिए तो, मैं लिखे ले रहा हूं इधर, ए क्रॉस बी। तो क्या हो जाएगा, 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। ये निकला ए क्रॉस बी। कितने एलिमेंट होने चाहिए, 4 और 2, 8। यहाँ पर देखिए 8 एलिमेंट है, हाँ 8 एलिमेंट। अब क्या निकालना है, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी निकाल लीजिए, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन। तो 1 5, 1 6, 2 5, 2 6। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, मतलब अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो वो क्या है, फाई, नल सेट। ठीक, और वही आपको प्रूफ करना है। आगे क्या कह रहा, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। मैंने आपको बताया है कि सबसेट कब होता है, अगर एक सेट ए है, अगर उसके सारे एलिमेंट किसी सेट बी के भी एलिमेंट हैं तो ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। यही डिफिनीशन पढ़ी थी सबसेट की, ठीक, जिसको कहते हैं उपसमुच्चय। ठीक, तो इसका मतलब ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसके भी एलिमेंट होंगे, बी क्रॉस डी के। तो जरा बी क्रॉस डी निकालिए तो, बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस डी, बी पहले लिखिएगा क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में बी पहले आएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, फिर 2 5, 6 7, 2 8, फिर 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, फिर 4 5, 4 6, 4 7, 4 8। ये क्या निकला, बी क्रॉस डी। अब ए क्रॉस सी के एलिमेंट देखिए, क्या ये सारे एलिमेंट वहां पर हैं, एलिमेंट जब भी देखिएगा पेयर में देखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर। अगर 1 5 एज इट इज वहां पर लिखा है तभी होगा। तो 1 5 है, फिर क्या है 1 6 है, फिर क्या है 2 5 है, 2 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक, जब एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के भी एलिमेंट हैं तो पहला वाला सेट दूसरे सेट का क्या होता है, सबसेट। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए की वैल्यू 1 2 बी 3 4, राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लिख दीजिए, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4। ये ए क्रॉस बी मिल गया। फिर आगे क्या कह रहा, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। अब मैंने आपको बताया है कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो इनके सबसेट की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n। ये मैंने आपको बता रखा है सबसेट में। ठीक, तो यहां पर कितने एलिमेंट हैं, 4। ये पूरा एक एलिमेंट हुआ, अलग अलग एलिमेंट नहीं हुए। ये एक पेयर क्या है, एक एलिमेंट है। तो कितने एलिमेंट हैं, 4। तो इनके सबसेट का कितनी संख्या हो जाएगी, 2 की पावर 4, मतलब 16 सबसेट इसके बन सकते। ठीक, जब आपको सेट्स में सबसेट पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको बना करके भी दिखाए थे कि कैसे बनते हैं। हर एक में खुद का अपना सेट और नल सेट, वो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, हर एक सेट में लेंगे। नेक्स्ट, ए एंड बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 2। ए और बी में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन में ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अब इस एलिमेंट को देखने से ही लग रहा है कि जो ए क्रॉस बी में ए होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ए के। तो ए के फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हुए? एक्स वाई जेड। कोई रिपीट हो रहा है? अगर रिपीट होता तो उसको नहीं लिखते। यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर ये लिखा है कि ये अलग अलग है। अगर अलग अलग हैं तो ए में कितने एलिमेंट हो गए? 3। और यहाँ पर दिया भी गया है कि ए में कितने एलिमेंट हैं? 2। तो 3। और बी में कितने एलिमेंट हैं? 2। यहाँ पर बी में एलिमेंट ये वाले होंगे। यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 और 2। ए और बी हमारे निकल गए। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, द कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। अब ध्यान से देखिए, अगर सेट को उसी सेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा? 9। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही इसमें हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा? तो है 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने होंगे? 3। ये एक बात हमें यहाँ से पता चल गई। अब आगे क्या कह रहा? एमंग विच आर फाउंड। अब कौन कौन से हैं? -1, 0 और 1। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट एलिमेंट किसको बताएगा? ए को, इस वाले को। और सेकंड एलिमेंट भी किसको बताएगा? ए को। अब ए में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हुए हैं? -1, फिर क्या है? 0। तीसरा एलिमेंट हमें नहीं पता। जरा यहां से देखते हैं दूसरे वाले एलिमेंट से। तो ए में कौन कौन से आया? इधर से दे रहा है 0 और इधर से दे रहा है 1। ये और ये ए तो बराबर ही है, इसका मतलब जो एलिमेंट यहाँ है वही यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? 1। और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? -1। इसका मतलब कि ए की वैल्यू। अब क्या कह रहा? फाइंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। रिमेनिंग एलिमेंट आप निकाल लीजिए। जब हमें ए पता चल गया तो ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे? पहले पूरे एलिमेंट ही निकाल लेते हैं। -1 -1, -1 0, -1 1, फिर 0 -1, 0 0, 0 1, फिर 1 -1, 1 0, फिर 1। जो नहीं हैं दिए, उन जो दिए गए उनको हटा दो, बाकी आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक? क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर्स हैं। अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप उसको फिर से एक बार देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे और उसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। यही जो आप पढ़ेंगे वही मेहनत आपके काम आएगी। आज नहीं तो कल। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है? तो स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।